नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शिव चौबे जी, जो सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं। शिव जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, बहुत धन्यवाद आपका। एक मानस में एक चौपाई है, शिव शमान दाता नहीं विपद बिदारनहार। प्रदेश में मुखिया के तौर पर तो शिवराज जी विराजमान हैं और अगर मैं सामान्य वर्ग की बात करूं तो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है आप कर रहे हैं। दो दो शिव हैं, शिव स्क्वायर हो गए हैं, वर्ग हो गया है। तो क्या इसका लाभ सामान्य वर्ग को, जो पिछले सालों में अपेक्षित था, नहीं मिल पाया, क्या वो इस कार्यकाल में उसकी उम्मीद कर सकते हैं? वास्तव में अपेक्षा की दृष्टि से अगर विचार हम करें जी, तो पिछले 16-17 सालों में जो है समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का। जी, लेकिन उस लाभ की और त्वरित गति हो जी, इस दृष्टि से सामान्य वर्ग के लोगों को, जो आज से नहीं जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से हमसे जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों की चिंता करना भी सरकार का दायित्व था और उस दायित्व के निर्वहन के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। और निश्चित रूप से जो है सामान्य वर्ग ऐसा समझेगा कि हमारी भी कोई इस प्रदेश में चिंता करने वाला है। चिंता तो सरकार कर ही रही थी, लेकिन त्वरित गति से उनके कामों का निदान हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। जी। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग पहले से सामान्य वर्ग निर्धन एक शब्द इसमें जुड़ा था, तो मैं इसकी एक संपूर्ण अवधारणा समझना चाहता हूं और उसका जो है, वैसे तो अभी नाम बदलाव का एक युग चल रहा है, तो आपने भी इसका नाम बदला, उसके पीछे की क्या वजह रही और इस पूरे आयोग का जो मूल विचार है, मूल भावना है, उस पर एक आपकी एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का जो प्रारंभिक, जब 2008 में इसकी स्थापना हुई तो उसमें एक निर्धन शब्द जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मुझे दायित्व मिला और मैंने इस शब्द को देखा तो ऐसा लगा कि हम एक दायरे में रहकर कुछ लोगों के कल्याण की बात सोचते हैं तो उस दायरे को और कहीं छोटा तो जो है समाज में इंगित ना हो जाए, इसलिए इस शब्द को हटाकर समग्र समाज जो सामान्य वर्ग में आता है उस सब के कल्याण के लिए हो। कभी कभी ये होता है कि कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, धनाढ्य है, लेकिन उसकी अपनी समस्या नहीं हो सकती क्या? सामान्य वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक, तो फिर उसमें जो है गरीब कोई क्यों लाए? मतलब चाहे वो धनाढ्य हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, और सब जगह रहने वाला हो, केवल महानगरों नगरों तक रहने वाला नहीं, गांव तक रहने वाला जो हमारा व्यक्ति है सामान्य वर्ग का, उसको लाभ मिले, इस बात को लेकर इसका जो है अमूलचूल नाम में ही प्रारंभिक उसमें परिवर्तन किया गया। और उस परिवर्तन के बाद ये लगा कि वास्तव में जैसे शिवराज जी का कॉन्सेप्ट है और शिवराज जी निरंतर सोचते हैं कि ये मुख्यमंत्री निवास केवल मेरे लिए नहीं है, मैं रहता जरूर हूँ, आम आदमी के लिए। ऐसे ही हम लोग भी उनके कार्यकर्ता हैं तो हम भी जो है थोड़ा बहुत तो सोचते ही हैं। नहीं, आप कार्यकर्ता से ज़्यादा जो है शिवराज जी के एक सखा के तौर पर जाने जाते हैं। उनके साथ एक बहुत लंबा आपका कार्यकाल रहा है, एक लंबा तालमेल रहा है, तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल के शिवराज में और आज के शिवराज में आपको लगा कि कोई फर्क आया है? सन 78 से लेकर आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शिवराज जी में तो कोई फर्क नहीं आया। एक फ़र्क ज़रूर मैंने इस प्रदेश में देखा है आज़ादी के बाद और जब से मैंने होश संभाला है। मैं 1964 से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, शिवराज जी के साथ 1978 से काम कर रहा हूँ, कि प्रदेश में हमेशा जो है मुख्यमंत्री को लोगों ने देखा था, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवक को पहली बार इस प्रदेश ने देखा। और हम कल्पना करते हैं, मैंने तो अर्जुन सिंह जी का भी कार्यकाल देखा, बोरा जी का भी कार्यकाल देखा, प्रकाश चंद्र सेठी जी का भी थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, सबका देखा, लेकिन सब ये समझते थे कि हम केवल मुख्यमंत्री हैं। लेकिन शिवराज जी ये समझते थे
कि मैं मुख्यमंत्री का दायित्व तो मेरे पास है, लेकिन वास्तव में मैं जनसेवक हूँ, जननायक हूँ, और उस छवि को उन्होंने बरकरार रखा। और आज भी साधारण आदमी की तरह जो है, आम आदमी से मिलना हो, जुलना हो, कुछ भी हो, रोड पर हो, हेलीकॉप्टर से उतर कर मिलना हो, ये वो, तो उनको कहीं कोई फर्क नहीं। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि ये सब जो है ये प्रचार प्रसार की राजनीति है और दिखावे की राजनीति है, गांव गरीब के बीच में जाके जो है प्रशासन और सरकारें तो इकबाल से चलती। अब वो उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इन सब बातों की उन्होंने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो हम सब जो है धरती पर उतार रहे हैं, केवल कागजों में नहीं कह रहे, वल्लभ भवन में बैठकर योजनाएं नहीं बना रहे। तो उनको सब ये लगता है कि अब हम कहें क्या इनके बारे में, तो कुछ ना कुछ तो कहना है, तो कहने के नाते उन्हें कहने में क्या ऐतराज, हमें सुनने में कोई दिक्कत नहीं है और हम अच्छा कर पाएंगे इससे। जी, समाज में अगर कुछ एक ऐसे कारण रहे हैं, कुछ एक ऐसे विषाक्त लोग भी रहे हैं, उनके वक्तव्य और उनके तमाम तरीके के प्रकल्पों द्वारा एक समाज में जहर बोने का काम किया जा रहा है, एक सामान्य और आरक्षित वर्ग के बीच में एक बड़ी खाई बना दी है। तो निश्चित रूप से जो दलित, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनका भी उत्थान करना है। और जो समाज सामान्य वर्ग में, आपने कहा कि सामान्य सब कुछ सामान्य हो जाए, यही तो एक अच्छे समाज की परिकल्पना है। तो क्या आप उस मतलब जिसको कहते हैं एक हमारा जो पिछड़ा समाज है, एक सामान्य समाज है, उसको उन दोनों के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने एक ऐसी अतीत की बात कही है जिस बात को लेकर हम निरंतर सोचते हैं कि जब कांग्रेस के समय में योजनाएं बनती थी तो वर्ग के आधार पर बनती थी, जाति के आधार पर बनती थी, पंथ के आधार पर बनती थी। हम ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, गरीब तो गरीब होता है, उसका दुख दर्द उसका दुख दर्द होता है। तो आम व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, उसके लिए अगर सरकार मदद करती है तो इससे अच्छा काम कुछ हो नहीं सकता। हमने आने के बाद अपना जो विचार है और जो कॉन्सेप्ट है वो समाज में केवल ये दिया सरकार के माध्यम से कि व्यक्ति जो है जाति के, पंथ के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर आप उसको जो है बांट नहीं सकते। सरकार का दायित्व है कि उसको जो है समग्र रूप से लेकर, जैसे हम कन्यादान योजना में करते हैं कि जिस पंडाल के नीचे हम पारंपरिक संस्कार कराते हैं, उसी पंडाल के नीचे जो है निकाह कबूल होता है। ये क्या कांग्रेस सरकार कभी ऐसा सोच सकती थी? सोचने की उनकी कल्पना ही नहीं थी। और समाज में क्या था कि अनादि से लेकर आज तक बेटियां हमारे लिए हिंदू समाज में, सनातन संस्कृति में सर्वोपरि थी जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन वो धीरे धीरे घटते घटते इस स्तर पर आ गया कि चाहे वो मेरी बहन हो, मैं उसके साथ न्यू मार्केट में जा रहा हूँ, बाजार में जा रहा हूँ, तो आदमी ये सोचता है यार ये इसके साथ जा रहा है। उसको कल्पना ही नहीं है कि ये इसकी बहन भी हो सकती है, ये इसकी बेटी भी हो सकती है। ये इस स्तर तक समाज गिर गया था। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये सोचा कि बेटी का अगर सम्मान समाज में होगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, और उस कल्पना को आज हम साकार रूप में देख रहे हैं। तो ऐसा मन जो है एकदम भावुक हो जाता है कि वास्तव में जिस चीज़ को अगर सात्विक भावना से सोचा जाए तो ईश्वर भी उसमें हमें मदद करता है। जी, जैसा आपने कहा कि समाज के उत्थान के कई सारे कार्य किए जाएंगे, तो आयोग काम कैसे करेगा? क्या क्या मूल काम है आयोग के जिससे सामान्य वर्ग को इस आयोग के होने का लाभ प्राप्त होगा? वास्तव में अभी आयोग के माध्यम से जितना मेरा कार्यकाल है वो सारी चीज़ में ये सोचा है कि आपने अभी पिछले हफ्ते देखा ही होगा कि मध्य प्रदेश के सारे लोगों के, ज़िले के लोगों को बुलाकर, सामान्य वर्ग के लोगों को एक यहाँ पर प्रांतीय जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो उस कार्यशाला में मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने पहुँचे। उन्होंने जो है वहाँ जाकर यही कहा कि ये जो समाज बैठा हुआ है, ये कितने दुख में हो, कष्ट में हो, पीड़ा में हो, अभाव में हो, ये कभी खुद नहीं कहता। इसलिए आयोग का दायित्व है कि इनकी बात सुने और सुनने के बाद मुझे बताए और मैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन करूं। क्योंकि सामान्य वर्ग का व्यक्ति कभी कहता नहीं है, रोता नहीं है, कभी उसका दुख दर्द जरूर होता है। तो सरकार का दायित्व है कि आयोग के माध्यम से उन तक पहुंचे, और उन तक पहुंचने के लिए आयोग ने जो प्लानिंग की है, जो योजना बनाई है कि हम जो है संभाग और संभाग से लेकर जिला स्तर तक प्रवास करते हैं। वहाँ पर उन समाज के लोगों को बुलाकर उनसे बात करना,
बात करने के बाद जो समस्याएं उनकी निकलती है, फिर बैठकर प्रशासन से चर्चा करना। तो कई समस्याएं तो नवीन जी ऐसी हैं कि जो कलेक्टर ही उनका निदान कर देता है, जो कमिश्नर ही कर देता है, लेकिन कलेक्टर और कमिश्नर से बात करने वाली एक एजेंसी की आवश्यकता थी। तो ये एजेंसी जो है आयोग है, और इसके माध्यम से अब उनका निदान करने वाले हैं। जी जी। देखिए, आयोग जैसे ये तो प्रशासनिक रूपरेखा की बात हो गई, सामाजिक दायित्वों की बात करें, सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें, सामाजिक बोध की बात करें, तो क्या आयोग इस प्रकार के कुछ कार्यों में भी सहभागी बने? जैसे अभी बात आई है कि अन्य वर्गों के जिस तरीके से हॉस्टल्स वगैरह रहते हैं, तो सामान्य वर्ग के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, चाहे वो बेटी हो गांव से जब शहर आते हैं तो उनको भी एक रहने का तो ठिकाना हो, और वो ठिकाना सरकार के माध्यम से हो। तो ऐसे छात्रावासों की स्थापना करने का भी सरकार विचार कर रही है, जो सामान्य वर्ग के लिए रहे। दूसरा ये है कि हम धार्मिक दृष्टि से अगर सोचें तो गांव में भी जो है मंदिर होते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में पुजारी होते हैं। पुजारी को दिन भर में 25-50 रुपए 100 मिल गए तो बहुत बड़ी जायदाद मिल गई। लेकिन वो जहाँ रह रहा है और उसका मकान नहीं है, मकान बना लिया है, तो उसे उसी जगह जो है शासन जो है पट्टा दे दे, ताकि वो स्थायी रूप से एक उसका मकान तो हो जाए। दूसरा, कई मंदिर ऐसे बड़े मंदिर रहते हैं, उनमें ज़मीन होती है, तो ज़मीन अगर मंदिर करना चाहता है तो वही सुविधा मिले जो शासन किसानों को देती है, जैसे खाद मिल जाए, पाउडर मिल जाए, अन्य प्रकार का सोसाइटी का लोन मिल जाए। तो जैसे किसान चुकाते हैं वैसे मंदिर चुकाएगा, लेकिन मंदिर जो है किसी के सामने हाथ फैलाने ना जाए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसको हम योजना के रूप में क्रियान्वित करने वाले हैं। जी। अब जैसे आपने कहा कि छात्रवृत्ति दिलाना है या अन्य चीज़ें, तो इसमें तो बहुत सारे विभागों के साथ समन्वयन बनाना पड़ता होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी, कैसे करते हैं ये? छात्रवृत्ति जितने सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रही है, अलग अलग विभागों से मिल रही है, और उन विभागों की मॉनिटरिंग के लिए आयोग निरंतर प्रयास करता है, उन विभागों से सीधे संपर्क में रहता है। वास्तव में आयोग का काम ये है भी, और उस काम को करना और ठीक जगह ठीक काम हो जाए, इसकी चिंता करना भी आयोग का एक धर्म है, जिसका जैसे आपने कहा ना कि 2008 से लेके अगर अभी तक का देखा जाए, मतलब मैं कोई आलोचना के दृष्टिकोण से ये बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ। जो अपेक्षित परिणाम आना चाहिए थे, या जो दूरी तय करना चाहिए थी आयोग को उपलब्धियों की, उसमें आयोग कहीं पीछे है। तो आपके ऊपर एक प्रेशर ज्यादा है कि अब आपको जो है, जो गुज़िश्ता सालों में नहीं हुआ वो अब आपके कार्यकाल में हो, वो सारा नहीं। ऐसा प्रेशर कुछ नहीं है। पिछले समय में भी आयोग के रहते हुए जो काम हुए, जैसे 11 प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं, वो मेरे कार्यकाल के पहले की है। उनकी मॉनिटरिंग भी बराबर होती है और मिलती भी है। और ये शायद आपको बहुत अच्छी तरह जानकारी में भी है, कई बार आप चर्चा में बोल भी चुके हैं कि पिछले वर्ग के लोगों को, अन्य वर्ग के लोगों को, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनको विदेश भेजने के लिए जो पैसा दिया जाता था, वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भी दिया जाता है। तो ये मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, पहले के लोगों ने कल्पना की। लेकिन उस काम को निरंतरता से करना और त्वरित गति से करना, ये मेरा धर्म है, जिसका मैं निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। तो निरंतरता भी रहेगी और गति में थोड़ा तेजी आएगी, त्वरित गति से होंगे कार्य। तो मैं क्या उम्मीद करूँ कि एक बोलते हैं ना कि जैसे अंकुरण जब होता है तो दिखने लगता है कि भाई अंकुरण हो गए, जवारे आ गए हैं। तो कब माने इसको कि परिणाम मूलक लक्षण जो है कब से परिलक्षित होने लगे? परिणाम मूलक अगर लक्षण आपको देखना है तो मेरे कार्यालय में शायद पहली बार ऐसा किसी कार्यालय में आप देखेंगे कि एक दिन निश्चित है। मेरे यहाँ कार्यालय में सोमवार और मंगलवार एक दिन ऐसा निश्चित है जब मैं 3 से लेकर 6 बजे 7 बजे तक बैठता हूँ कि प्रदेश के जितने भी लोग आएँ और उनकी समस्याओं के निदान के लिए उनकी समस्याएं सुनना, और अगर कलेक्टर और कमिश्नर लेवल की है या जहाँ पर मैं अप्रोच कर सकता हूँ तत्काल उनका निदान करना, यही तो अंकुरित। ठीक बात है, ये अंकुरण है। तो ये जैसे आपने एक आयोग को, भोपाल में आयोग का ऑफिस है, आप बैठते हैं, लेकिन आयोग को सुदूर अंचलों के लोग कैसे आयोग से संपर्क करें? उसमें क्या है कि मेरा जो आयोग है वो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत है, और सामाजिक न्याय विभाग के हर जिले पर, जिला मुख्यालय पर उनके कार्यालय हैं, जी, उनका स्टाफ है।
सामाजिक न्याय विभाग की जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए उनके लोग जो है गांव से लेकर शहर तक जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो योजनाएं हैं उन तक रहती हैं, वो उसका क्रियान्वयन करते हैं और उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं और इसका अधिकार हमें पूरी तरह मिला हुआ है। तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं हो, सर्व समाज के लिए हो। तो जैसे जिस प्रकार से एक कुछ समय से इस प्रकार का माहौल हो गया है, अगड़ा और पिछड़ा, जैसा आपने कहा ना कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती, सबके दुख दर्द एक जैसे होते हैं। तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि कुछ राजनीतिक दल भी उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं, कुछ संगठन भी पैदा हो जाते हैं, फिर अनर्गल बयानबाजियां होती हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। इन सबसे इतर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो आयोग की नैतिक जवाबदेही में मानता हूँ। उसका कोई ऐसा सर्कुलर नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा, वो जवाबदेही है जो आपकी पंचनिष्ठाओं में भी है। भारतीय जनता पार्टी का वो कमिटमेंट भी है सामाजिक समरसता की। तो क्या वो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में आयोग काम करेगा? क्योंकि जब ये खबरें आती हैं कि दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया, तो वो निश्चित रूप से आत्मा को तार तार करने वाली होती हैं। तो क्या इस दिशा में जन जागरण का भी आयोग काम करेगा कि वो ये समझाए कि ये हमारी अवधारणा जो है, हमारा जो राम जी का चरित्र है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो निषाद राज को गले लगाने से लेके शबरी जी के जूठे बेर खाने तक का रहा है, तो हम किस धर्म का फॉलो? वास्तव में जिस राजनीतिक दल का मैं कार्य करता हूँ जी जी, उस राजनीतिक दल की प्रारंभ से, जनसंघ से जब से स्थापना हुई जी जी, समभाव के रूप में जो है हमने काम करना इस राष्ट्र में प्रारंभ किया है। और उस समय से कार्य प्रारंभ करके आज तक जो हम आपके सामने बैठे हैं, ये उसी का परिणाम है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप दिख रहा है। जहाँ तक मेरे आयोग का और मेरे काम करने का प्रश्न है, इस मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि शिवराज जी ने जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया वो समग्र समाज के कल्याण के लिए किया, एक बात। दूसरा क्या है कि देश जब से आज़ाद हुआ है, तो चाहे हम देश की बात करें नवीन साहब, चाहे प्रदेश की बात करें, लोग ये समझते थे कि अगर किसी प्रदेश की उन्नति होना है तो केवल भौतिक उन्नति कर ली जाए तो समझ लो वो प्रदेश जो है बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन वास्तव में संघ की जो अवधारणा है और जिसके आधार पर हम राजनीतिक दल के लोग काम करते हैं, अवधारणा ये है कि वास्तव में सांस्कृतिक अभ्युदय के आधार पर भी इस राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक काम ऐसे चलाए हैं जो सांस्कृतिक अभ्युदय के आधार पर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग 56 योजनाएं शिवराज जी ने ऐसी प्रतिपादित की हैं जो भौतिक आधार से हटकर सांस्कृतिक अभ्युदय के आधार पर इस प्रदेश को आगे ले जाने वाली हैं। वो वंदे मातरम, जिस देश को आज़ाद करने के लिए लोग फांसी के फंदे पर झूलते थे, वो क्या कारण था कि कांग्रेस के समय उसको वंदे मातरम बोलने में डरते थे? आज शिवराज जी के कारण जो है वल्लभ भवन से लेकर एक गांव के स्कूल तक गर्व से वंदे मातरम बोलते हैं। ये हमारी विचारधारा का प्रतिपादन है। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो हम उनको क्रियान्वयन करना चाहते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को हम क्रियान्वयन करते हैं तो उसमें जो अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग की जो आप चर्चा कर रही है, ये सब समाहित होकर राष्ट्र के निर्माण के प्रति संलग्न हो जाते हैं। लेकिन आरोप तो आपकी पार्टी पर भी, और चूंकि संघ आपका वैचारिक स्रोत है, ये हमेशा कांग्रेस लगाती रही है, कांग्रेस के बड़े नेता लगाते रहे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लगभग लोग बोलते हैं कि संघ जो है ये समाज को बांटने का काम कर रहा है और आप जो है कट्टर हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। एक सवाल ऐसा राजनीतिक दृष्टि से लोग सोचते होंगे, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा सोच तो है नहीं, चिंतन तो है नहीं, कोई चिंतन का आधार भी नहीं है। वो तो केवल राष्ट्र में इसलिए लगातार सत्ता में बने रहे कि उनका लगाव जो है या जुड़ाव जो है या उनकी परिभाषा जो है वो आज़ादी के साथ थी, कि आज़ादी को लाने में केवल उन्होंने प्रतिपादित किया था, नहीं वास्तव में ऐसा कि हमने ही देश को आज़ादी दिलवाई। तो लोग उन्हें सम्मान के नाते उनको सत्ता में लाते रहे। लेकिन सत्ता में आने के बाद इस राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, जैसे राष्ट्र आज़ाद हुआ था तो इन्होंने जो योजनाओं का प्रतिपादन किया, उस समय ही ऐसा लग रहा था कि जिस राष्ट्र को जिस आधार पर पूरे विश्व के 197 देशों में जाना जाता है, उसमें आपने अपनी योजनाओं में उसको शामिल क्यों नहीं किया?
तो बिल्कुल कहीं उसका नामो निशान नहीं था, क्योंकि ये इस चीज़ के जो है कल्पना से परे थे, इनको में संस्कार ही वैसे नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस देश में चलती रहेगी, संस्कारवान और संस्कारहीन लोगों के बीच राजनीति का संग्राम चलता है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब आप ये परिवार भक्ति और राष्ट्रभक्ति के बीच का द्वंद्व है। आपने एक नई परिभाषा गढ़ दी है कि संस्कारवान और संस्कारहीन लोगों के बीच का द्वंद्व है। तो क्या ये माना जाए कि जनता के दृष्टिकोण में, जनता के नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी? मेरे ख्याल तो समाज ऐसा मानता ही है, क्योंकि हमारा काम केवल सत्ता में आना नहीं है। अगर सत्ता में आना होता तो शिवराज जी जो है मई जून में जो है दौरा नहीं करते, आराम से जो है वल्लभ भवन के एसी में बैठते या श्यामला हिल पर बैठते, या माननीय नरेंद्र मोदी जी केवल दिल्ली में बैठते, बाकी कहीं नहीं जाते। हमारे लोग तो सत्ता में आने के बाद भी गांव कूचे तक हर 12 महीने दौड़ते हैं। केवल इसलिए दौड़ते हैं कि सत्ता प्राप्त करना हमारा ध्येय नहीं है। सत्ता प्राप्ति के बाद जो है उन योजनाओं का क्रियान्वयन, आम आदमी का दुख दर्द कष्ट पीड़ा वेदना को निराकरण करना, यही हमारा धर्म है, जिसके लिए हम निरंतर काम करते हैं। आप पर एक आरोप अब और लग रहा है कि अब आप भारतीय जनता पार्टी अब वो वैचारिक पार्टी नहीं रही है कि जो पंचनिष्ठाओं में और इन सब में विश्वास रखे। अब तो आप फुली जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कैसे भी वह सत्ता हासिल कर लें, क्योंकि कांग्रेस कह रही है आधे से ज़्यादा तो लोग अब आपके यहाँ जो गए हैं वो कांग्रेस ही हैं, प्रदूषित हो गए हैं वैचारिक रूप से। नहीं, वो जो सोचते हैं या वो जो कहते हैं, उनके पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। जैसे जो लोग आए वो उनसे पीड़ित होकर हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे पास आए, तो भैया आप रोक क्यों नहीं सके? ये हमारा दोस्त हो रही है, ये आपका दोस्त है। तो उनको तो कहना है, करने के लिए अब उनके पास कुछ है नहीं। और अगर करने के पास होता तो आपने इसी मध्य प्रदेश की भोपाल की राजधानी में विधानसभा में देखा है कि इतने दिन से विपक्ष की भूमिका में है। एक भी वो आप सार्थक दिन किसी भी जो है सत्र का बता दें जब सत्ता पक्ष के सामने बैठकर विपक्ष ने जो है आमने सामने बात की हो, कभी नहीं की, क्योंकि वो मानता ही नहीं है इस बात का। तो उसके लिए अपन समय व्यर्थ करना, उनकी चर्चा करना ठीक नहीं। जी, तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की जो अवधारणा है उसको लेकर जितने पहलुओं पर आपसे चर्चा हुई, आपसे बातचीत हुई, उससे ये एक बात तो तय है कि सामान्य का अर्थ ऊंचे और नीचे से नहीं है। सामान्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति रोटी कपड़ा और मकान, अपने धार्मिक रीति रिवाज, अपनी मान्यताओं को स्वच्छंदता के साथ पालन कर सके, उनको जी सके, ऐसा समाज जो है वो सामान्य समाज है। सामान्य कोई वर्ग नहीं है, सामान्य एक प्रकृति है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक दिन इस देश में सब कुछ सामान्य होगा, असामान्य स्थितियाँ भी धीरे धीरे दूर होंगी। और आपने कहा है कि जो त्वरित गति से आप काम करेंगे और तात्कालिक निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से जो कुछ छोटी मोटी कमियां खामियां होंगी वो भी दूर होंगी। आपने तमाम सारे पहलुओं पर वही अपने चिर परिचित सहज अंदाज में सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को इस बात का एहसास हुआ होगा कि यह आयोग मध्य प्रदेश में प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो जो ऊंच नीच की खाई है वो खाई पाट दी जाएगी, इंसानों को जो अछूत कहे वो जुबां काट दी जाएगी और सब कुछ सब सामान्य रहेगा। वो सुबह कभी तो आएगी और वो ओजास, वो भोर बहुत जल्दी आएगी। ज़रूरत है समय के तौर सामूहिक रूप से प्रयास करने के। सर आपका बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम आपको।